जय हिंद। विमेन के बेटरमेंट की लड़ाई किस तरीके से लड़ी गई है उसकी बातचीत हमने इससे पिछले सेशंस में ख़त्म कर दी थी। आज हम बात करने वाले हैं कास्ट बेस्ड एक्सप्लॉयटेशन के बारे में। कास्ट के बेसिस पर जो डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है उसके अगेंस्ट में लड़ाई किस तरीके से लड़ी गई है वो आज अपने को पढ़ना है। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये जो कास्ट के बेसिस पे एक्सप्लॉयटेशन किया जाता था इसमें काफ़ी कुछ हद तक कमी आई है, ये डिमिनिश हुआ है। उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, जैसे ब्रिटिश रूल। ब्रिटिशर्स ने ऐसे बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस किए जिसकी वजह से कास्ट काफ़ी कुछ हद तक अंडरमाइन हुई। ये चेंजेस क्या थे उनके बारे में अपन बात करेंगे। सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स और नेशनल मूवमेंट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इस लड़ाई में, इस रोल के बारे में अपन बातचीत करेंगे। इन जनरल लोअर कास्ट के लोगों में जब अवेकनिंग आने की शुरुआत हुई, जब इन लोगों ने एजुकेट होने की शुरुआत करी, तो इन लोगों ने भी कास्ट सिस्टम को चैलेंज करने की शुरुआत की। कैसे चैलेंज किया उसको अपन देखेंगे। और फाइनली बहुत सारे रिफॉर्मर्स ने बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी है इस कास्ट बेस्ड एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट में। ये लड़ाई कैसे चली है, इन रिफॉर्मर्स का रोल क्या रहा है, उसके बारे में भी आज अपन बातचीत करेंगे। अच्छा, वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। देखो शुरू करते हैं। ये अपने को पता है कि हिंदुइज्म में चलता था वर्ना सिस्टम, चलता था या आज भी चलता है। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि आज का जो वर्ना सिस्टम है वो उतना एक्सप्लॉयटेटिव नहीं है, वो उतना एक्सट्रीम नहीं है, वो उतना डिस्क्रिमिनेटरी नहीं है जितना पहले हुआ करता था। क्यों नहीं है, क्या सुधार आया है, क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल रहे इस सुधार के पीछे, उन्हीं के बारे में आज अपन बातचीत करने वाले हैं। और ये जो वर्ना सिस्टम था ये लोगों को कास्ट के बेसिस पे डिवाइड करता था। और टॉप ऑफ द लेडर पे आते थे ब्राह्मण्स, ब्राह्मण्स के नीचे आते थे क्षत्रिय, क्षत्रियों के नीचे आते थे वैश्य, और सबसे नीचे लोवेस्ट ऑफ द लेडर पे आते थे शूद्र लोग। और शूद्रों में भी जो सबसे खराब हालत थी वो थी अनटचेबल्स की। ये वर्ना सिस्टम अपने आप में बेहद डिस्क्रिमिनेटरी, बेहद ह्यूमिलिएटिंग सिस्टम था। वर्ना सिस्टम डिटरमाइन करता था कि किसी इंसान का सोशल स्टेटस क्या रहेगा। वर्ना सिस्टम डिटरमाइन करता था कि उस इंसान की रिलेटिव प्योरिटी क्या है। वर्ना सिस्टम डिटरमाइन करता था कि किसी इंसान को सोसाइटी में प्रिविलेजेस मिलेंगे या उसके बेसिक राइट्स भी छीने जाएंगे। वर्ना सिस्टम डिटरमाइन करता था कि किसी इंसान की सोशल लॉयल्टीज़ क्या रहेंगी। इनफैक्ट आगे चलते हुए अपन पढ़ेंगे, वर्ना सिस्टम डिटरमाइन करता था कि कोई इंसान अपनी ज़िंदगी में क्या काम करने वाला है। और ये जो वर्ना सिस्टम है इसकी वजह से वर्स्ट हिट थे अनटचेबल्स, जिन्हें आज की डेट में शेड्यूल्ड कास्ट या फिर दलित्स बुलाया जाता है। और ये जो टर्म है अनटचेबल्स, ये अपने आप में बेहद डेरोगेटरी टर्म है। ये टर्म सुन के ही पता चलता है कि ये कहने की कोशिश की जा रही है कि ये वो लोग हैं जिनको छुआ भी नहीं जा सकता। सोचो कितना ह्यूमिलिएटिंग है। आपने कहानियाँ सुनी होंगी कि एक समुदाय के लोगों को हम अपने साथ बिठाने को तैयार नहीं हैं, छूने को तैयार नहीं है, साथ खिलाने को तैयार नहीं है, उनको एक टेम्पल में वर्शिप करना अलाउड नहीं है, एक कुएं से पानी पीना अलाउड नहीं है। बेहद ह्यूमिलिएटिंग, बेहद डिस्क्रिमिनेटरी सिस्टम था ये वर्ना सिस्टम। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये जो कास्ट के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, ये जो कास्ट के बेसिस पर एक्सप्लॉयटेशन किया जाता था, इसमें काफ़ी कुछ हद तक कमी आई है। ये काफ़ी कुछ हद तक मिटिगेट हुआ है। और इसके मिटिगेट होने के पीछे बड़े सारे फैक्टर्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। उसी इंपॉर्टेंट रोल के बारे में आज अपने को बातचीत करनी है। पहला फैक्टर है ब्रिटिश रूल। हालांकि ब्रिटिशर्स इंटेंशनली कभी नहीं चाहते थे इंडिया के कास्ट सिस्टम के साथ में छेड़खानी करना। इनफैक्ट अगर ये कास्ट सिस्टम ज्यों का त्यों रहे तो ब्रिटिशर्स को ज़्यादा फायदा था, बिकॉज ब्रिटिशर्स की पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल की। और रिलीजन के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे इंडियंस को डिवाइड करना बेहद ईजी था। तो इंटेंशनली कभी भी ब्रिटिशर्स कास्ट सिस्टम के साथ में छेड़खानी नहीं करना चाहते थे। लेकिन अनइंटेंशनली ब्रिटिशर्स ने ऐसे बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस किए जिसकी वजह से कास्ट काफ़ी कुछ हद तक अंडरमाइन हुई। फॉर एग्जाम्पल, ब्रिटिशर्स लेकर आए कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, और इस प्राइवेट प्रॉपर्टी के कॉन्सेप्ट के तहत फ्री सेल ऑफ लैंड की शुरुआत हो गई। और इस फ्री सेल ऑफ लैंड की वजह से कास्ट इक्वेशन काफ़ी कुछ हद तक अपसेट हुई। पहले तो क्या होता था कि जो लोअर कास्ट के लोग होते थे इनके पास में अपनी लैंड होती ही नहीं थी, होती भी थी तो ना के बराबर। जो सारी ज़मीन होती थी वो होती थी अपर कास्ट के पास में। लेकिन जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने बोला कि नहीं साहब, प्राइवेट प्रॉपर्टी नाम की चीज़ है,
जिसके पास में पैसा है वो ज़मीन खरीद सकता है, फ्री सेल ऑफ लैंड अलाउ कर दी गई। अब चाहे आप अपर कास्ट से हो चाहे लोअर कास्ट से हो, पैसा है तो ज़मीन खरीद लो। और इसकी वजह से ये जो कास्ट इक्वेशन है इसने थोड़ा बहुत अपसेट होने की शुरुआत करी। पहले क्या होता था, कास्ट और वोकेशन के बीच में बड़ा स्ट्रॉन्ग लिंक था। आपकी कास्ट डिटरमाइन करती थी कि आप ज़िंदगी भर क्या काम करने वाले हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप क्षत्रिय फैमिली में पैदा हो गए तो आपका काम है लड़ाई लड़ना। अगर आप ब्राह्मण फैमिली में पैदा हो गए तो आपका काम है पूजा करना और कराना। अगर आप शूद्र फैमिली में पैदा हो गए तो आपको काम भी बेहद डेरोगेटरी दिया जाता था, जैसे आपका काम है टॉयलेट्स वगैरह साफ करना। सोचो कितना ह्यूमिलेटिंग सिस्टम था कि आपका काम भी कास्ट डिटरमाइन कर रही है, स्किल का कोई लेना देना नहीं है। बट जब अंग्रेज आए तो वो लेकर आए मॉडर्न कॉमर्स, वो लेकर आए मॉडर्न इंडस्ट्रीज़, और इंडस्ट्रीज़ में स्किल की इंपॉर्टेंस बढ़ी। अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि आप किस कास्ट से आते हो, अगर आपके पास में स्किल है तो इंडस्ट्री आपको हायर करेगी। और इस वजह से भी कास्ट काफ़ी हद तक अंडरमाइन हुई। अंग्रेज आए तो अर्बनाइजेशन की शुरुआत हुई। अंग्रेज आए तो नए नए मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इंट्रोड्यूस किए गए। और अर्बनाइजेशन का तो बेहद इंपॉर्टेंट रोल है कास्ट को अंडरमाइन करने में। आज भी अपन देखते हैं कि जो अर्बन सेंटर्स हैं वहाँ पे कास्ट का उतना इम्पैक्ट नहीं है, और रूरल सेंटर्स में आज भी कास्ट बड़ा मेजर रोल प्ले करती है। कास्ट के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन भी देखने को मिलता है। अंग्रेजों ने नए नए मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इंट्रोड्यूस किए, रोड्स बनाई, रेलवेज बनाई, और उसकी वजह से पॉपुलेशन मोबिलिटी इंक्रीज हो गई। अब किसी भी इंसान के लिए अपना गांव छोड़ के शहर में जाके रहना, इंडस्ट्रीज में जाके काम करना बेहद ईजी हो गया। और ये अर्बनाइजेशन ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया कास्ट को अंडरमाइन करने में। अंग्रेजों ने इंट्रोड्यूस किया कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी बिफोर लॉ, कि कानून के सामने सब बराबर है। पहले तो क्या होता था कि आप अपर कास्ट से आते हो तो आपकी गलतियां भी माफ़ हैं, 7 खून माफ़ हैं आपको। और आप शूद्र कम्युनिटी से आते हो तो आप भले ही गलती ना करो, लेकिन आपके साथ में डिस्क्रिमिनेशन किया जाएगा, आपके साथ में भेदभाव किया जाएगा। अंग्रेजों ने बोला नहीं, कॉन्सेप्ट है इक्वलिटी बिफोर लॉ का, कानून के सामने सब बराबर हैं। अगर आप गलती करोगे तो चाहे किसी भी कास्ट से हो आपको पनिश किया जाएगा। ये जो जुडिशियल फंक्शंस हुआ करते थे कास्ट पंचायत्स के, उनको अंग्रेजों ने छीन लिया। कास्ट पंचायत, एक बड़ा पॉपुलर नाम आपने सुना होगा, खाफ पंचायत। खाफ पंचायत बेसिकली कास्ट पंचायत है। और ये जो कास्ट पंचायत होती थी इनके अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हुआ करते थे। और बट ऑब्वियस सी बात है, कास्ट पंचायत है तो अपने कास्ट के फेवर में बातचीत करेगी। लेकिन अंग्रेजों ने बोला कि नहीं, कास्ट पंचायत जो हैं वो जुडिशियल फंक्शंस को परफॉर्म नहीं करेंगी। जुडिशियल फंक्शंस को परफॉर्म करेगी हमारी जुडिशरी, और जुडिशरी जो है वो इक्वलिटी बिफोर लॉ के कॉन्सेप्ट पे काम करेगी। कानून की नज़र में सब बराबर हैं। अंग्रेजों के अंडर जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज थी वो सभी कास्ट के लोगों के लिए ओपन थी। बेसिकली आप किस कास्ट से आते हो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। आपके पास में स्किल है, आपके पास में मेरिट है, तो आप सर्विसेज में आके सर्व कर सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। अंग्रेजों ने इंट्रोड्यूस किया नया एजुकेशन सिस्टम, और वो बेस्ड था सेक्युलर लाइंस पे। पहले तो क्या हो रहा था कि ये जो शूद्र कम्युनिटी के लोग थे इनको स्कूल में जाना ही अलाउड नहीं था। लेकिन अंग्रेजों ने बोला कि नहीं साहब, एजुकेशन सबके लिए अवेलेबल है। तो ब्रिटिश रूल ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इस कास्ट को अंडरमाइन करने में। ब्रिटिश रूल के बाद बात आती है सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स के बारे में। और सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स के तहत बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस बने, जैसे ब्रह्मो समाज, जैसे प्रार्थना समाज, जैसे आर्य समाज। और ये तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं, और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस बने, और बहुत सारे इंडिविजुअल्स ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इस लड़ाई में। ये जितने भी सोशल रिफॉर्मर्स थे इन्होंने कास्ट के बेसिस पे जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था उसको अटैक करने की शुरुआत करी। इन्होंने अनटचेबल्स को एजुकेट करने की शुरुआत करी। ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके बारे में अपन डिटेल में बातचीत करेंगे अगले चैप्टर में। फिलहाल के लिए इतना याद रखो कि सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स के तहत बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस बने जिन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। नेशनल मूवमेंट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। हमारा जो नेशनल मूवमेंट है वो लिबर्टी, इक्वलिटी के प्रिंसिपल्स पर बेस्ड था। और नेशनल लीडर्स को ये समझ में आ रहा था कि अगर अंग्रेजों के अगेंस्ट में लड़ाई लड़नी है तो हमें ट्रू सेंस में यूनाइट होने की ज़रूरत है।
और ट्रू सेंस में यूनिटी तब तक पॉसिबल नहीं थी जब तक कास्ट के क्वेश्चन को एड्रेस ना किया जाए। तो उस टाइम के जितने भी नेशनल लीडर्स थे उन्होंने कास्ट प्रिविलेजेस को अपोज किया, उन्होंने इक्वल सिविक राइट्स की बातचीत की। इनफैक्ट 1937 के इलेक्शन के बाद बहुत सारे प्रोविंसेस में कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी और इस कांग्रेस की गवर्नमेंट ने डिप्रेस्ड क्लासेस के बेटरमेंट के लिए खूब कामकाज किया। जैसे हरिजन्स को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने की शुरुआत करी इस कांग्रेस गवर्नमेंट ने। और हरिजन्स ये जो टर्म है ये अनटचेबल्स को दिया था गांधी जी ने। गांधी जी ने बुलाना शुरू किया इनको हरिजन्स। गांधी जी ने कहना शुरू किया कि ये भी भगवान के बच्चे हैं, ये भी हमारे जैसे हैं, इनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन करने की ज़रूरत नहीं है। गांधी जी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। इनफैक्ट 1932 में ऑल इंडिया हरिजन संघ को फॉर्म किया गांधी जी ने। और ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि कौन सा इंस्टीट्यूशन, कौन सा संघ किस साल में स्टैब्लिश किया गया, किसने स्टैब्लिश किया। तो ऑल इंडिया हरिजन संघ कब फॉर्म हुआ? 1932 में। किसने फॉर्म किया? गांधी जी ने। नेशनल मूवमेंट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा। फिर इन जनरल लोअर कास्ट के लोगों में अवेकनिंग आने की शुरुआत हुई। लोअर कास्ट के लोगों ने जब एजुकेट होने की शुरुआत की तो इन्होंने भी अपनी लड़ाई को लड़ने की शुरुआत करी। जैसे महाराष्ट्र में ज्योतिबा फूले, और ज्योतिबा फूले के बारे में तो अपन ने पहले भी पढ़ा है, बड़े इंपॉर्टेंट सोशल रिफॉर्मर हैं ये। और ये खुद एक लोअर कास्ट में पैदा हुए थे, माली फैमिली में पैदा हुए थे, और इन्होंने ब्राह्मणिकल डोमिनेंस के अगेंस्ट में लड़ाई लड़ने की शुरुआत करी। गोपाल बाबा वालंकर, जिनको गोपाल कृष्ण भी बुलाया जाता है, इन्होंने पुणे रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में ब्राह्मणिकल डोमिनेंस के अगेंस्ट में लड़ाई लड़ने की शुरुआत करी। गोपाल बाबा ने अनर्या दोष परिहार मंडली को स्टैब्लिश किया था। कौन सी मंडली? अनर्या दोष परिहार मंडली, जिसे इंग्लिश में बुलाया जाता है सोसाइटी फॉर रिमूवल ऑफ ईवल्स अमंग नॉन आर्यंस। और बेसिकली बाबा और ज्योतिराव फूले दोनों का आर्ग्यूमेंट ये था कि आर्यंस जो हैं वो बाहर से आए, और जब आर्यंस बाहर से आए तो यहाँ के जो इंडिजीनियस लोग हैं उनको सब्जुकेट करने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए, उनको नीचा दिखाने के लिए आर्यंस ने इन इंडिजीनियस लोगों को अनटचेबल्स बुलाने की शुरुआत करी। ये एक तरीके से नीचा दिखाने के लिए शुरू किया गया था। तो इसको अब हमें बंद करने की ज़रूरत है, इस डिस्क्रिमिनेशन को बंद करने की ज़रूरत है। महाराष्ट्र में ज्योतिबा फूले ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। गोपाल बाबा ने अनर्या दोष परिहार मंडली को स्टैब्लिश किया। इनफैक्ट गोपाल बाबा इज़ द फर्स्ट दलित टू लॉन्च अ न्यूज़पेपर। पहले दलित जिन्होंने न्यूज़पेपर लॉन्च किया उनका नाम क्या है? गोपाल बाबा। और न्यूज़पेपर का नाम क्या था? विट्ठल विधवाशक। क्या नाम था? विट्ठल विधवाशक, या फिर डिस्ट्रॉयर ऑफ ब्राह्मणिकल और सेरेमोनियल पॉल्यूशन। दो तीन चीज़ें याद रखने की ज़रूरत है। 1932 में ऑल इंडिया हरिजन संघ को स्टैब्लिश किया गांधी जी ने। ज्योतिबा फूले ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया ब्राह्मणिकल डोमिनेंस के अगेंस्ट लड़ाई में इन महाराष्ट्र। गोपाल बाबा वालंकर, इन्होंने अनर्या दोष परिहार मंडली को स्टैब्लिश किया। और ज़्यादा इंपॉर्टेंट, गोपाल बाबा पहले दलित हैं जिन्होंने न्यूज़पेपर लॉन्च किया। न्यूज़पेपर का नाम था विट्ठल विधवाशक। क्या नाम था? विट्ठल विधवाशक। इनके अलावा किसान फौगजी, इन्होंने अपनी प्रेस स्टैब्लिश करी, और इस प्रेस में ऐसे जर्नल्स को पब्लिश किया जा रहा था जो कि कास्ट के अगेंस्ट में लड़ाई लड़ रहे थे। बेसिकली कास्ट बेस्ड एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट में जो लड़ाई थी, उस लड़ाई के लिए जो भी जर्नल्स लिखे जा रहे थे उनको पब्लिश किया जा रहा था किसान की प्रेस में। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, ये तो अपने आप में बड़ा नाम है, इन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। जैसे 1920 में इन्होंने एक न्यूज़पेपर पब्लिश करने की शुरुआत करी। उस न्यूज़पेपर का नाम था मूक नायक। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 1920 में कौन सा न्यूज़पेपर पब्लिश किया अंबेडकर साहब ने? मूक नायक, लीडर ऑफ द वॉइसलेस। 1924 में इन्होंने बहिष्कृत हितकर्णी सभा को स्टैब्लिश किया। और ये जो बहिष्कृत हितकर्णी सभा, इसका काम था ये जितने भी डिप्रेस्ड क्लास के लोग हैं, ये जितने भी सो कॉल्ड अनटचेबल्स हैं, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए काम करना, उनकी लड़ाई लड़ना। 1927 में अंबेडकर साहब ने एक और न्यूज़पेपर पब्लिश करने की शुरुआत करी और उसका नाम था बहिष्कृत भारत। 1942 में ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन को ऑर्गेनाइज किया अंबेडकर साहब ने। और 1920s में ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन को फॉर्म किया अंबेडकर साहब ने। एक पेज लो और लिख लो, बड़े इंपॉर्टेंट आदमी हैं। मूक नायक नाम के न्यूज़पेपर को पब्लिश करना शुरू किया इन्होंने 1920 में, और 1927 में बहिष्कृत भारत नाम के न्यूज़पेपर को पब्लिश करना शुरू किया। 1924 में बहिष्कृत हितकर्णी सभा को इन्होंने फॉर्म किया।
ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन को ऑर्गेनाइज किया इन्होंने 1942 में, और 1920s में ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन को भी इन्होंने फॉर्म किया। और भीमराव अंबेडकर और बाकी के रिफॉर्मर्स, इन्हीं की लड़ाई का नतीजा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में डिप्रेस्ड क्लास के लोगों को स्पेशल रिप्रेजेंटेशन दी गई। और ये जो स्पेशल रिप्रेजेंटेशन दी गई, इसकी भी अपनी कहानी है, जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे इसके बारे में बातचीत करेंगे। लेकिन ये जो रिफॉर्मर्स हैं, इन्हीं के एफर्ट्स का नतीजा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने डिप्रेस्ड क्लास के लोगों को स्पेशल रिप्रेजेंटेशन दी। 1920s में साउथ इंडिया में नॉन ब्राह्मण्स ने ब्राह्मणिकल डोमिनेंस के अगेंस्ट में एक मूवमेंट ऑर्गेनाइज किया जिसको बुलाया जाता है सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। और इस सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट को लीड कर रहे थे ईवी रामस्वामी नायकर, पेरियार। कौन लीड कर रहा था? ईवी रामस्वामी नायकर। कौन सा मूवमेंट? सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। केरला में एक बड़े इंपॉर्टेंट रिफॉर्मर हुए श्री नारायण गुरु, और इन्होंने अपर कास्ट के डोमिनेंस के अगेंस्ट में लड़ाई लड़ने की शुरुआत की और एक स्लोगन दिया, वन रिलीजन वन कास्ट वन गॉड फॉर मैनकाइंड। स्लोगन क्या दिया? वन रिलीजन वन कास्ट वन गॉड फॉर मैनकाइंड। और श्री नारायण गुरु के डिसाइपल ने इस स्लोगन को थोड़ा चेंज किया और कहा, नो रिलीजन नो कास्ट नो गॉड फॉर मैनकाइंड। बेसिक बातचीत, दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये कि 1932 में गांधी जी ने फॉर्म किया ऑल इंडिया हरिजन संघ को। फिर गोपाल बाबा जो हैं वो पहले दलित हैं जिन्होंने एक न्यूज़पेपर लॉन्च किया और उसका नाम था विट्ठल विधवाशक। क्या नाम था? विट्ठल विधवाशक। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, इन्होंने एक न्यूज़पेपर लॉन्च किया मूक नायक 1920 में। दूसरा न्यूज़पेपर लॉन्च किया 1927 में और उसका नाम था बहिष्कृत भारत। 1924 में इन्होंने बहिष्कृत हितकर्णी सभा को फॉर्म किया। 1942 में इन्होंने ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट की फेडरेशन को ऑर्गेनाइज किया और 1920s में ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन को इन्होंने फॉर्म किया। साउथ इंडिया में 1920s में सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट को लीड किया किसने? ईवी रामस्वामी नायकर ने। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने मार्च 1927 में महाड सत्याग्रह को लॉन्च किया। बेसिकली महाड नाम का एक टाउन था, वहाँ से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर चले लगभग 2500 अनटचेबल्स के साथ में और पहुँचे चावडर टैंक के पास में। ये बेसिकली एक वाटर टैंक था और ये ऐसा वाटर टैंक था जहाँ से अपर क्लास के लोग, अपर कास्ट के लोग लोअर कास्ट के लोगों को पानी नहीं पीने देते थे। इस महाड सत्याग्रह के तहत अंबेडकर इस टैंक पे पहुंचते हैं और वहां से पानी पिया और ये बताने की कोशिश की कि ये जो डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है कास्ट के बेसिस पे, इसको बंद करने की ज़रूरत है। तो महाड सत्याग्रह मार्च 1927 में लॉन्च किया। किसने लीड किया? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। दिसंबर 1927 में अंबेडकर साहब ने मनुस्मृति को जलाया और दिखाया अपना रेजिस्टेंस। ये जो अपर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन करती है, इसके विरोध में मैं खड़ा हुआ हूँ। और इनके और बाकी रिफॉर्मर्स के एफर्ट्स का नतीजा है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है फ्री इंडिया का, उसका आर्टिकल 17 बात करता है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी के बारे में। बहुत सारे लॉज हैं जो कि बात करते हैं कि अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस नहीं किया जाएगा एंड इट इज़ अ पनिशेबल क्राइम। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि किसी को भी किसी कुएं पे, किसी टैंक पे, किसी बाथिंग घाट पे, किसी होटल पे, किसी सिनेमा में, किसी क्लब में जाने से मना नहीं किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। बेसिकली डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। और इन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशंस की वजह से, इसी कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से, इन्हीं सोशल रिफॉर्मर्स के एफर्ट्स की वजह से, थोड़ा एजुकेशन लेवल जो राइज हुआ है उसकी वजह से, हमारे अंदर जो कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमनिज्म डेवलप हुआ है उसकी वजह से आज कंडीशन है कि ये जो कास्ट के बेसिस पे एक्सप्लॉयटेशन होता है, इसमें बेहद कमी देखने को मिली है। हालांकि आज भी पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ है और इसको पूरी तरीके से ख़त्म होने के लिए बड़ा लंबा रास्ता चलने की ज़रूरत है। लेकिन हाँ, सोशल रिफॉर्मर्स ने बड़ा लंबा चौड़ा काम किया है और बहुत ईजी सा सेशन था। छोटी छोटी चीज़ें हैं, उनको याद रखना। बाकी तो जनरल पॉइंट ऑफ व्यूज़ ज़्यादा हैं जो आपको ऑलरेडी समझ में आते हैं। कोई डाउट हो प्लीज़ कमेंट। थैंक यू वेरी मच।